देखिए, आज का जो बेसिकली मेन टॉपिक हम लोग का रहेगा, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक आइडिया आपको दे दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। दूसरा हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आज तो मेनली यही दो टॉपिक हम लोग जितना कर सकें उतना ही काफी होगा। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो टॉपिक जानना चाहेंगे, लेकिन ये दोनों का कॉन्सेप्ट मिलने से बहुत सारा टॉपिक कवर होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों का। ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग आगे पढ़ सकते हैं गॉस लॉ। ठीक है, ये हर बार अल्टरनेट एग्जाम में आप लोग आते रहता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में भी गॉस लॉ। अक्सर गॉस लॉ से रिलेटेड बहुत सारा सरफेस, जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं। अगर हमारे पास एक चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पर, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, इसके चलते आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अगर मान लो यहीं पर दो चार्ज हो जाए, एक प्लस चार्ज ये और एक प्लस चार्ज ये भी हो जाए, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों चार्ज को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यहाँ जोड़ते थे, E1 + E2 करते थे। लेकिन अब सपोज करो एक सीधा बहुत लंबा सा एक रॉड हो जाए जिस पर बहुत सारा चार्ज दिया गया है, तो इस कंडीशन में आप इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक एक चार्ज के चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाए। जैसे यहाँ पर E1 E2 करके निकाल सकते थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप निकाल तो नहीं पाइएगा, क्योंकि चार्ज इन्फानाइट चार्ज होता है, बहुत सारा चार्ज इस पर रहेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस लॉ को समझने के इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आप लोगों को एरिया वेक्टर समझना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मिनट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज एरिया वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या है, स्केलर या वेक्टर है। बताइए एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। हाँ, एरिया वेक्टर है, नहीं, स्केलर है। अच्छा, ये नहीं बताते हैं, देखिए। देखिए, जो एरिया के स्केलर क्वांट हाँ देखो, एरिया के स्केलर क्वांटिटी है। कारण कि मान लो एक क्यूब तुमको देते हैं, एक स्क्वायर देते हैं, इतना बड़ा स्क्वायर है जिसका हर एक साइड ए है। आपसे पूछते हैं इसका एरिया बताइए, तो आप सीधे बोलेगा A²। इसका कोई डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो एरिया इन जनरल अ स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब एरिया को हम लोग रिलेट करते हैं किसी और वेक्टर के साथ, ठीक है, या एरिया को हम रिलेट करते हैं फ्लक्स के साथ, फ्लक्स है ना, फ्लक्स यानी समझ लो फ्लो के साथ। फ्लो किस चीज का फ्लो हो सकता है? ध्यान देना, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया को जब हम लोग फ्लक्स के साथ रिलेट करते हैं, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, फ्लक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो। जब किसी फ्लो के साथ एरिया को रिलेट करते हैं, फ्लो किस चीज का हो सकता है? जैसे जनरल एयर का फ्लो होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हम लोग देखेंगे। ध्यान देना, जैसे हवा होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ट्रीट करेंगे। जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है हम लोग बनाते हैं इस तरह से, क्या, और जहां जहां ये नजदीक होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, इसका डेंसिटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बताए हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस भी हम लोग बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकता है। जैसे यहाँ ई लिख दो वैसे यहाँ बी लिख दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। तो जब एरिया को फ्लक्स से रिलेट करते हैं, फ्लक्स करने का मतलब फ्लो से रिलेट करते हैं, फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है, तब एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि एरिया को जब वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्यों ट्रीट करते हैं, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि एरिया वेक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, ये डायरेक्शन बदलने से इसका मैग्नीट्यूड बदलने का चांस रहता है, ये बदलता है।
तो वैसे एरिया को जब फ्लो से रिलेट करते हैं तब इसका जो इफेक्ट है फ्लो पर डायरेक्शन साथ बदलता है। जैसे मान लो यहां से बहुत तेज हवा चल रहा है, चाहे हमारा पानी बह रहा है, ठीक है, आप एरिया को ऐसे रखिए, इतना बड़ा एक क्या करो, आप एक खिड़की इस टाइप का रखो, ठीक है। अभी क्या होगा, सारा का सारा पानी इससे पास करेगा। अभी क्या काम करो, अभी इसको थोड़ा टिल्ट कर दो। टिल्ट करने का मतलब थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दो, है ना। मान लो इसको अभी हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, वही एरिया को थोड़ा सा ऐसे कर दें। अब क्या होगा, ये पानी तो इससे बाहर से निकल जाएगा, इतना पानी इसके अंदर से जाएगा। तो कहने का मतलब कि एरिया उतना ही रहने दिए, एरिया देखो इसका साइज नहीं बदलना है, इसका साइज उतना ही मान के चलो। तो क्या हुआ, इसका हम एंगल बदल दिए, एंगल बदल या समझो इसका अलाइनमेंट बदल दिए, ये सीधा था यहाँ थोड़ा सा तिरछा कर दिए। तो एरिया का इफेक्ट फ्लो पर बदल गया। इसलिए एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे इन द केस ऑफ फ्लो, ठीक है। और ऐसे केस में एरिया को साइंटिफिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है, एरिया वेक्टर एक डिफाइन किया गया है एरिया को फ्लो से रिलेट करने के लिए। तो एरिया वेक्टर का क्या है, डिफिनीशन है जो साइंटिफिकली डिफाइन किया गया है। एरिया वेक्टर होता नहीं है, लेकिन इसको फ्लो से रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर को, ठीक है। एरिया वेक्टर को सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज, सिंपल मैथमेटिकल इसको डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर पहले दिखाएंगे, इससे हम लोग एरिया को एस से दिखाने का कोशिश करेंगे। ध्यान देना, एरिया को हम लोग एस से दिखाएंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, एरिया वेक्टर डिफाइंड एज एस इक्वल टू, कोई भी वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मान लो एन से दिखाएंगे, और ये जो एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, एस तो मैग्नीट्यूड है, ये जो एस है इस एरिया का मैग्नीट्यूड है। एन क्या है, वेयर एन जो है ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस एरिया। कहने क्या मतलब है कि मान लो ये मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, इस पूरे एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, एस है। तो इसके लिए हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एस है, ठीक है। ऐसे लिखो या सिंपली एस लिखो, इसका मैग्नीट्यूड एस है। तो इसके लिए वेक्टर डिफाइन करने के लिए आपको एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा, इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा। यूनिट वेक्टर में किधर मानते हैं, नॉर्मल की ओर। तो ऐसे में एस इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू यूनिट वेक्टर। यानी मिला जुला के आप कह सकते हैं कि वेक्टर जो होता है एरिया वेक्टर, वो किसी भी प्लेन पर, ये प्लेन हो गया, इस पर परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर पर इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है। ये बाय डेफिनेशन थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होगा। एक आध जगह आप ऐसा कंडीशन खुद दे सकते हैं। जैसे चलिए हम नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं, ये सब देखिए रफ रफ समझाने के लिए आपके स्टार कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके समझने के लिए है, नोट्स में आप लोगों को नहीं लेना है, ये सब का सब रफ। देखिए सपोज करिए हमें क्या करते हैं, एक एक्स वाई एक्स एक्सिस बनाते हैं। सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस मान लो। किसी को एक्स मान लो, मान लो इसी को एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको जेड मानते हैं। मान लो यहाँ एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं इस तरह का। मान लो ये लगभग स्क्वायर है, सपोज करो स्क्वायर है, जिसका साइड्स कितना है, ए है। इसका एरिया क्या हो बता सकते हो, एरिया क्या होगा इस शेप का, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। अच्छा, ये ए स्क्वायर क्या ऐसे भी आ सकता है क्या, अगर हम ए क्रॉस ए करें, अगर थोड़ा देर के लिए मान लें कि एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस ए करें, देखो ऑल्सो एरिया को ऐसे दिखा रहे हैं, एस इक्वल टू क्या ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, ऑल्सो एस मतलब एरिया। क्यों, ए क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा, देखो हम लोग पढ़े हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ मॉड बी, ऑफ क्या होता है
cos साइन 90 थीटा। तो sin 2। तो मान लो a क्रॉस a करते हैं तो मॉड ऑफ a, एन कैप भी रहता है ना। हाँ एन कैप भी होता है। इसको मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, चलो इसका मॉड ले लो। ऐसे मन है तो एन कैप दे सकते हो, ठीक है। हम इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा रुको, अच्छा छोड़ो, उसे कोई मतलब नहीं है। तो हमको क्या हाँ ए क्रॉस ए की बात करें तो मॉड ऑफ ए भी ए क्रॉस ए का मॉड की बात करते हैं। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन क्या होगा, साइन 0। क्या 0 कैसे होगा सर? यहाँ 0 होगा कि नहीं, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 90 होगा। 90 हाँ यहाँ क्या होगा 90, साइन 90 क्या हो गया 1। तो ये हो गया 1 ए, ये हो गया ए, ये हो गया 1, तो बचा क्या ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसको हम ए स्क्वायर बोल सकते हैं, ए क्रॉस ए को क्या ए स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी को अगर मान लो मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं लिखते तो क्या आता है, यहाँ कोई यूनिट वेक्टर आता है। अगर मान लो हम सिंपली ए क्रॉस ए लिखते हैं तो क्या होता है, मॉड ऑफ ए आता, मॉड ऑफ ए आता, क्या आता साइन 90 इंटू एक यूनिट वेक्टर आता। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ए क्रॉस ए दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। रूल क्या कहलाता है कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आ रहा है ये सी ना है, वो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। रूल यही होता है कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है वो दोनों परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ यूनिट वेक्टर दे देंगे तब ये हटेगा। तो जो भी रिजल्ट आता है इस पर तो ये परपेंड यानी ये जो एस है वो दोनों परपेंडिकुलर आएगा। इसलिए आप एस बराबर क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू यहाँ एक यूनिट वेक्टर दे सकते हैं, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर किधर जाएगा, या तो इधर की ओर आएगा या तो अंदर की ओर जाएगा। आगे भी आ सकता है, अंदर भी जा सकता है। ये जो एरिया है इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो सकता है, या तो बाहर के या तो अंदर की ओर, मतलब जेड के अंदर की ओर या जेड के बाहर की ओर, ठीक है। तो ये तो या तो यूनिट वेक्टर के हो सकता है और ए स्क्वायर माइनस के हो सकता है, दोनों को दोनों सही है। तो देखो ये ठीक है, तो ये स्क्वायर था इसलिए आ गया। अगर सर्कल रहेगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें देखो क्या हुआ, ये एक वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और एक उसका डायरेक्शन है। वैसे देख लो ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्शन है। हमको क्या चाहिए एरिया वेक्टर के लिए, एरिया वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। जैसे यहाँ पर एस था, ये एरिया था, इस एरिया वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही चीज है, सेम चीज है। ये हमारा एस के ये इस एरिया का वैल्यू एस है, जिसका वैल्यू ए स्क्वायर आ गया यहाँ, और एक यूनिट वेक्टर आ गया। जब इसको आप तोड़िएगा सॉल्व करेगा तो यही रिजल्ट आएगा, या तो के आएगा या तो माइनस के आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहाँ एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ए और ए पर। तो देखो ये एक जनरल बात हुआ। अगर मान लो यहीं पर, अगर मान लो ये कोई और एरिया रहता है, सपोज करो यहाँ पर क्या रहता है, एक रेक्टेंगल रहता है, ए और बी रहता है, तो यहाँ क्या अंतर आता है, ए बी हो जाता, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर ए और बी रहता, सपोज करते हैं हम लोग कि इसके जगह हमारे पास एक रेक्टेंगल रहता है इस तरह का, बाकी वही एक्सिस है, एक्सिस वही रहता है, ये ए रहता ये बी रहता, तो क्या होता है एरिया वेक्टर बताइए तो, ए बी। और मान लो इधर जेड रहता है, सपोज कोई जेड नहीं रहता, मान लो इधर एक्स रहता है, ये एक्स रहता है, ये वाई रहता है, जेड रहता है। आप ही लोग बताइए एस बराबर क्या होता है, ए बी। यहाँ कौन सा यूनिट वेक्टर आता है बताइए, एक्स कैप या माइनस एक्स कैप, एक्स कैप नहीं, आई बोलिए, हाँ आई, अरे एक्स की तरफ आई होता है ना यूनिट वेक्टर, तो आई कैप होता और एस बराबर ए बी माइनस आई कैप, ये ना आता जी। तो मिला जुला कहानी यही है। अगर मान लो सर्कल रहता तो, सपोज करो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा रहता, ये तो पहला सिचुएशन हो गया, ये दूसरा सिचुएशन हो गया, एक तीसरा सिचुएशन दे रहा हूं। सपोज करो ऐसा होता कंडीशन,
इसका जवाब आप लोग सब दीजिएगा। मान लो ये ऐसा 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 एक्स वाई जेड 3 एक्सेस रहता, इधर सपोज करो वाई रहता, इधर मान लो एक्स रहता, ये वाई रहता, ये जेड रहता, और यहाँ पर एक सर्कल रहता, ठीक है, जिसका कि रेडियस मान लो आर रहता है। तो बताइए इसके लिए एस बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर जेके 4 माइनस जेके। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप दोनों ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। यूनिट वेक्टर आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। ऊपर लीजिएगा तो क्या आएगा? आई प्लस आई, चूंकि एक्स की तरफ जाना नहीं है, और नीचे लीजिएगा तो माइनस आई। तो दोनों ले सकते हैं, या तो प्लस आई होगा या तो माइनस आई होगा, ठीक है। बोलिए। सर हम तीनों में से कोई भी प्लेन को ले सकते हैं ना? तीनों किसी प्लेन को नहीं, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आपका मान लीजिए ऐसा दिया हुआ प्लेन एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में है, इसलिए एक्स एक्स का लेना पड़ेगा। अरे वेक्टर। नो सर, हाँ बोलिए। एक्स वाई जेड को कोई भी प्लेन में हम दिखा सकते हैं ना? एक्स वाई जेड को मतलब माने एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड इस तरह से। यस सर। हाँ, एक्स वाई जेड को कहीं दिखा सकते हैं, इसमें कोई डेफिनेट रूल नहीं है, सिचुएशन सुविधा के अनुसार हम लेते हैं। ऐसे जनरली देखो सबसे स्टैंडर्ड रूल यही होता है एक्स वाई जेड दिखाने का, इस तरह से दिखाते हैं, एक्स इसको दिखाते हैं, वाई इसको, जेड इसको। जो सबसे स्टैंडर्ड रूल हम लोग फॉलो करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहता है ना। तो आप इतना, हमको लगता है काम भर आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है, सर आई लेंगे कि माइनस आई लेंगे, ये आई लेंगे या माइनस आई लेंगे, ये कंफ्यूजन का विषय हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो देखो आप पर डिपेंड करता है। इन जनरल जो फेस दिखता है वही लेते हैं। जैसे मान लो इसका कौन सा फेस दिख रहा है, नीचे का फेस तो दिख नहीं रहा, ऊपर का फेस दिख रहा, माइनस आई वाला फेस नहीं ना दिख रहा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ज्यादा सही है इसमें। वैसे इसमें आ जाओ, फ्रंट फेस दिख रहा, तो इसका यूनिट वेक्टर एक तरह से बाहर, ये वाला यूनिट वेक्टर ज्यादा सही है, आई वाला, ये ज्यादा सही है। ये रहा आपके बारे में ये वेक्टर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि एरिया जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो ये 2D डायग्राम के लिए हो गया, मतलब यहाँ पर एक शॉर्ट रूल में लिख सकते हैं, फॉर 2D surfaces area vector can take both direction from open surface, from open surface, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा रुको और साफ लिख देते हैं, नहीं तो फिर कहेगा तो लोग फ्रॉम ओपन सरफेस। ओपन सरफेस करने का मतलब ये आपको ओपन सरफेस हो गया, देखिए यहाँ पर ये आपको ओपन सरफेस है, खुला हुआ सरफेस है ना, इसके दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है। ये 2D स्ट्रक्चर के लिए हो गया। अब आते हैं फॉर 3D। फॉर 3D मतलब थ्री डायमेंशन सरफेसेस। 3D सरफेस का एग्जांपल क्या है? 3D सरफेस का एग्जांपल ही हम बना के दिखाते हैं 3D सरफेस आपके लिए। मान लो हम क्यूब ले रहे हैं इस तरह का, लगभग क्यूब जैसा बन रहा, क्यूब ही मान के चलो। मान लो क्यूब है हमारे पास, इसका मान लो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो इसके इसका एरिया कहाँ कहाँ, ये एरिया है, देखो एक सर्फ, ये एक एरिया है। टोटल कितना एरिया होगा इसमें बताइए, तो कितना सरफेस है इसमें? 6 सरफेस है, 6 सरफेस है ना। देखिए एक ये हो गया, एक दो ये हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये व्हाइट के नीचे फिर एक तो व्हाइट हो गया, हो व्हाइट के नीचे व्हाइट सरफेस दिखाते हैं, ठीक है। एरिया नंबर चलो दे देते हैं हम लोग, यही एरिया नंबर बार बार यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम एरिया 1 बोलेंगे हर बार, ऊपर वाले को चूंकि हम लोग बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसको एरिया 2 बोलेंगे हम लोग हर बार, इसको एरिया 3 बोलेंगे हम लोग हर बार नीचे वाले को, इसको एरिया 4 बोलेंगे इधर वाले को, ठीक है। और ये आमने सामने भी 2 एरिया बच रहा है,
ठीक है। इस सरफेस ये जो हम बनाए हैं इसका दो आमने सामने भी एरिया बन रहा है, वो वहां दिखाएंगे डायग्राम और गंदा हो जाएगा। तो ये जो आमने सामने है मतलब ये वाला और इसके पीछे वाला ये वाला, यहाँ दो सरफेस बन रहा है। अरे पीछे वाले को कुछ और कलर देते हैं, इसके जो पीछे हैं देखो ये वाला, उसको लंबा लाइन देते हैं, अच्छा लगेगा, ऐसे ही देते हैं। चलो तो ये दोनों को हम लोग 5 और 6 देते हैं, इसको 5 बोलेंगे और पीछे वाले को 6, तो कुल मिला के 6 सरफेस एरिया इसमें होता है। ठीक है। तो सबका एरिया वेक्टर किधर होगा, क्योंकि देखो ये जो एरिया मान लो 1 की ही बात करें, इसका 2 एरिया वेक्टर हो सकता है, एक बाहर की ओर हो सकता है, एक इधर की ओर हो सकता है, अंदर की ओर हो सकता है। एरिया वेक्टर 2 हो सकता है ना, ये इधर भी। इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस की। तो इस केस में हम लोग दोनों नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब 3D स्ट्रक्चर या को सिंपली क्लोज स्ट्रक्चर है तो ओनली आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेते हैं या आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर लेते हैं। मतलब एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, इधर की ओर होगा, बाहर की ओर। एरिया वेक्टर को ऐसे दिखा रहे हैं ना, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे इधर। इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर की ओर, इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर की ओर, सिर्फ बाहर की ओर। ठीक है। तो वही इस बात को लिखेंगे कि फॉर 3D क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेसेस area vector is directed outward। ठीक है। एरिया वेक्टर को डायरेक्टेड आउटवर्ड माना जाता है। अब जैसे मान लो एक और स्ट्रक्चर पर हम आते हैं, सपोज को एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप को। मान लो एक हमारे पास एक सिलेंडर है, इस टाइप का एक सिलेंडर है हमारे पास। इसमें देखो 3 तरह का सरफेस एरिया आएगा, एक ऊपर एक नीचे और इसका एक ये वाला सरफेस भी है, कर्व सरफेस, ये वाला जैसे से घुमा हुआ, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसमें 3 सरफेस है, ये ऊपर का हो गया पहला, ये नीचे हो गया दूसरा, और ये जो सरफेस है जो इस तरह पूरा राउंड लिए हुए हैं इसको हम लोग तीसरा सरफेस बोलेंगे। तो बता सकते हैं पहले का सरफेस एरिया किधर जाएगा, ऊपर की ओर, बाहर ही जाएगा। ये 2 हो सकता है, ऊपर नीचे 2 हो सकता है, लेकिन हम लोग बाहर की ओर ही लेते हैं। इसका किधर जाएगा, नीचे की ओर, इसका भी, और इसका जहां से देखोगे बाहर की ओर, यहां से देखो बाहर, यहां से यहां, हर जगह से बाहर, बाहर की ओर, क्योंकि हमको इस शेप का जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए भी आप लोग बता दे रहे हो, ध्यान समझ लीजिए। एरिया वेक्टर हमेशा पॉइंटेड आउटवर्ड होता है। अगर इसके जगह मान लो एक स्फेयर ले ले तो स्फेयर के लिए भी एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर होता है। इस तरह से स्फेयर के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर बाहर की ओर। ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होता है। तो 3D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होता है। चलिए एक आध और चीज हमको जरा बता दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, कि ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, वेरी गुड। जिसमें कि हाँ आर जी क्या सर। होता है, आर क्या होता है, ये रेडियस होता है, और एच क्या होता है, इसका हाइट होता है। हाइट। ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बताइए। देखिए 3 सरफेस है, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा। पहला सरफेस पाई आर स्क्वायर, दूसरा सरफेस भी पाई आर स्क्वायर, अरे नीचे गोल गोल है ना। तो अब बताइए कि ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है ये वाला पूरा जैसे घुमा हुआ है, इसका एरिया क्या होता है, जल्दी बताइए। कर्व सरफेस का एरिया, रितेश जल्दी। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच। ये स्पेशली आप याद रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है
2πr/h, r हो गया रेडियस, h हो गया हाइट। ठीक है, चलिए बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? ये स्फीयर है ना, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। ठीक है, अंदर से चलो ऐसे गोल घुमा देते लगे फोर स्फीयर। पाई यस, आर स्क्वायर। बोलिए बोलिए। 4πr²। r इसका क्या है? रेडियस है। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। चलिए अब आ जाए क्यूब में। चलो जल्दी से बताइए इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? AQ। सरफेस एरिया पूछ रहे हैं क्यूब का। 6a square. हाँ 6a square. हाँ, 6a² होता है। देखो एक्चुअली सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, जब मान लो क्यूब है तो सब साइड तो सेम होगा, इसलिए ये हो जाएगा 6a² हो जाएगा। ए मानिएगा सबको, तो लेंथ ब्रेथ हाइट सबको, है ना। यहाँ पर अगर एल बी और एच बराबर ए होगा तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। A cube. हाँ, ये सब तो मतलब सिंपल है, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा, इसे आपका बता दे जल्दीबाजी में रिवीजन करके। ऐसे आप लोग के लेवल में हमको लगता है कि लगभग सब जान रहे होंगे, थोड़ा बहुत मिस कर रहे होंगे अलग बात है ना। सर हाँ सर क्यूब का हर सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? हाँ, हर वेक्टर, हर सरफेस का एरिया वेक्टर होगा। हर सरफेस का अपना एरिया वेक्टर होगा अलग अलग। 6 सरफेस है ना, अच्छे वो सरफेस देखिए, असल में है क्या ना, इसका 6 सरफेस जो है 6 अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए सब एरिया वेक्टर अलग आएगा इसका। सबका अपना एरिया वेक्टर आएगा। क्या बोलिए, क्या होगा? क्या कुछ पूछ रहे थे क्या? क्या एरिया वेक्टर वैल्यू पूछ रहे हैं? यस। एरिया वेक्टर वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा वही होगा, अरे यही होगा जो आप लोग लिखे हैं। एरिया वेक्टर क्या होगा? पहला एरिया वेक्टर क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ a², और एरिया वेक्टर s इक्वल टू a² होगा, a² इंटू डिस। जैसे ये s बराबर क्या होगा? ये s बराबर होगा a², एरिया a², लेकिन डायरेक्शन k वेक्टर होगा। लेकिन ये s क्या होगा? ये s बराबर क्या होगा? a² तो होगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस k हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सबका वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर सबके लिए डिफर कर जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझना होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। तो मिला जुला के यहाँ पर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या आया कि हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसा वेक्टर डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर कह सकते हैं हम लोग। ये डिफिनेशन जो लिखे हैं हम लोग, चलो आते हैं डिफिनेशन पे जरा। हम शुरुआत ही ना था कि एरिया वेक्टर को हम एक सेकेंड, मतलब इतना पढ़ने के बाद अब इस डिफिनेशन को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बना के हम लिख सकते हैं, जो लिखे थे कि एरिया वेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक ऐसा वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड जो होता है सरफेस एरिया के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू सरफेस एरिया होता है, लेकिन जिसका डायरेक्शन जो होता है इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज defined as a vector, it is defined as a vector whose magnitude is equal to surface area and direction is perpendicular to surface area। ठीक है, टारगेट तो मेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग अभी कर नहीं पाए। एरिया वेक्टर को ही समझने में ज्यादा समय गुजर गया हम लोगों का।